हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले हैं। देखिए, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ टॉप पे होती है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर यहाँ पे बहुत सारे हाई कोर्ट्स होते हैं। देयर आर वेरियस हाई कोर्ट्स। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो सिंगल जुडिशरी सिस्टम जो हमारे यहाँ है वो कैसे अडॉप्ट की गई थी, कब? ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, याद रखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे कोर्ट्स हैं हमारे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। ठीक है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो इनॉग्रेट कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है हमारा? 124 से लेके 124 से लेके 147 तक हमारे किससे हम डील करता है? सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। और ये किस में है? पार्ट 5 में है। ठीक है, तो क्या हुआ? पहली बात हो गई इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दूसरी बात हो गई सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड उसके नीचे हमारे और कोर्ट्स होते हैं। और ये जो है जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ है, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमारा जुडिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा मेंशन है पार्ट 5 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। क्या क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हमारे सीजीआई होते हैं और 33 जो है अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ रहा था कितने जजेस होंगे, तो 33 अदर जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। पहले जो है इन जजेस का जो नंबर था वो 30 था और एक चीफ जस्टिस थे, लेकिन अब वो 33 नंबर बढ़ा दिया गया, 33 जजेस हो गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस फ्रॉम 31 टू 34। अभी मैंने कहा कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 हमारे अदर जजेस होंगे, तो कितना हो गया? 1 + 33 34 हो गया। पहले कितना था? पहले 1 + 30 था तो 31 था, तो अब 34 हो गया। कैसे हुआ है? ये जो है हमारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। देखिए, जो हमारे जो है चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट करते हैं सीधे प्रेसिडेंट, बट उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अदर जजेस जो हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम करते हैं और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट हमारे अदर जजेस को कंसल्ट करते हैं, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट करते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्राइटेरिया पहला क्या होता है? पहला है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, एंड हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो गया? पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है कि 5 साल एटलीस्ट वो हाई कोर्ट के जज रहे हों, तब वो चीफ जस्टिस बन पाएंगे। ठीक है, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर और ऑफ 2 or more such courts in session, or he has been at least 10 years and advocate of high court। ठीक है, अब देखिए और करके बहुत सारा है। तो 5 साल के लिए तो हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर 2 या 2 से अधिक सेशन कोर्ट में जज रहे हों, या फिर एट लीस्ट 10 ईयर्स के लिए वो एडवोकेट रहे हों। जो चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के, वो या तो जज रहे हों 5 साल के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सॉरी, या फिर 2 या 2 से अधिक सेशन कोर्ट्स में वो जज रहे हों। ठीक है, या फिर वो एडवोकेट रहे हों, लेकिन अब यहाँ 5 साल नहीं, यहाँ 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हों। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। या फिर ऑफ 2 और मोर सच सेशन कोर्ट्स, यानी कि एडवोकेट हाई कोर्ट में रहो या 2 या 2 से अधिक सेशन कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हों। ही मस्ट बी डेजिग्नेटेड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो है एक डिस्टिंग्विश्ड जो है जूरिस्ट होने चाहिए किसके नज़र में? ये किसके ओपिनियन में? ये प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। ठीक है, नो मिनिमल एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी मिनिमम एज का ऐसे क्राइटेरिया नहीं है, कोई जो है बाउंडेशन नहीं कि इतना मिनिमम एज होनी चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट।
किसके पास यहाँ पावर होती है, हमारे पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो क्या कर सके, इंक्रीज कर सके द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज का जो नंबर है वो इंक्रीज कर सके। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है एक ओथ लेना पड़ेगा। ठीक है, मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ ऑफ अफर्मेशन, किसका ओथ लेना पड़ेगा, अफर्मेशन का। ओथ ओथ और अफर्मेशन, ओथ लेना पड़ेगा या फिर अफर्मेशन लेना पड़ेगा बिफोर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उनको एक जो है शपथ लेनी पड़ेगी, उनको एक ओथ लेना पड़ेगा, अफर्मेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट के सामने। जजेस कैन गिव हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, और जजेस को ही ये जो है राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस होते हैं, उनका रिमूवल जो है कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन होगी पार्लियामेंट की तब। देखिए, दो चीज़ होता है, एक तो अपॉइंटमेंट होता है, एक जो होता है रेजिग्नेशन होता है, और दूसरा होता है रिमूवल, तीसरा। ठीक है, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और रेजिग्नेशन अगर जजेस को देना होगा तो वो भी वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। Recommendation of Parliament for removal of judges must be passed by the special majority in each houses of the Parliament. देखिए, अगर रिमूवल है जजेस का, रिमूव करना जजेस को, तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उनको ये जो है पास करना पड़ेगा कि रिमूवल होना है जजेस का, तभी ये जो है हमारे प्रेसिडेंट है उनको रिमूव कर पाएंगे। द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। ठीक है, और उसी सेम सेशन में जब उनको रिमूव करने के लिए पास किया गया है, जो हमारे पार्लियामेंट में रिमूवल, जो जजेस का रिमूवल है वो पास स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया सेम सेशन में, इसको प्रेसिडेंट के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राउंड देखना पड़ेगा, द ग्राउंड ऑन विच द रिमूवल ऑफ द जजेस टेक प्लेस आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो किसी भी ग्राउंड पे इनको जो है रिमूव नहीं कर सकता। ग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्राउंड जो है आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, ये दो ग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हमारा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और सेकेंड इज इनकैपेसिटी। ठीक है, दीज रिमूवल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या है ये, इस रिमूवल को, अगर जो रिमूवल किया गया है ये जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल भी जो है क्या किया सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर ये जो है इन दोनों जो हमारे दो आपके जो है ग्राउंड्स हैं, पहला क्या है रिमूवल ऑफ मिसबिहेवियर एंड दूसरा इनकैपेसिटी, तो इन दोनों के अलावा अगर किसी ग्राउंड पे किया है तो उसको जो है हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसको हम कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 65। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट का कोई एज नहीं होता, हमने देखा अभी रिटायरमेंट का एज होता है 65 का। बट किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग हाई कोर्ट भी कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट जो है वो 65 ईयर्स का होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जज आर डिटरमाइन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है अंडर आर्टिकल 127 कब से 124 से लेके 147 तक जो है डील करता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 127, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एडॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट for a temporary period to complete the quorum of the judge। ठीक है, जजेस तो हमारे जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो जो कोरम है, मतलब अगर जजेस का कोरम पूरा नहीं है तो वो जो है किसके, हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये जो है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एज ए एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसके लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए जजेस का कितने हैं, 1+33 होने चाहिए ना, अगर कोरम पूरा नहीं है तो किसी हाई कोर्ट के जज को ये जो है क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए एडॉक जज बना सकते हैं। कौन बना सकता है, CJI। ठीक है, द बेंच हियरिंग अ केस रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव एट लीस्ट 5 जजेस। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है
तो 2-3 जजेस मिलकर नहीं कर सकते, एट लीस्ट 5 जजेस होने चाहिए, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 5 जजेस एट लीस्ट होने चाहिए अगर इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यानी कि ये जो उन्होंने कह दिया है, जो उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया है वो एक तरीके का रिकॉर्ड हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग और जजमेंट्स दिए जाते हैं। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। मतलब क्या है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना है ये, और इसको जो है अगर कोई कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जैसे मान लीजिए कि अवहेलना करता है कोर्ट का, तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अपनी कंटेम्प्ट के लिए इसको पनिशमेंट के लिए पावर है, वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कोर्ट विच proceedings are kept as a record and are available as evidence of fact। मतलब रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि जो उनके प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको जो है रखा जाता है रिकॉर्ड की तरह, और ये जो है हमेशा रहते हैं एविडेंस ऑफ फैक्ट जैसे, है ना, अवेलेबल होते हैं कि जो है क्या एविडेंस है, पहले क्या जो है जजमेंट आया था, प्रोसीडिंग क्या थी, और वो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए 131 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन any other states of union and the government of India, and any state or states on one side and any states or state on the other side are between two or more states comes under the original jurisdiction of the Supreme Court। हम देखिए समझिए क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, या फिर किसी स्टेट का, है ना, या फिर किसी यूनियन का, है ना, स्टेट्स ऑफ यूनियन, या मतलब स्टेट है या फिर कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर जो है स्टेट्स और स्टेट के बीच में, और स्टेट ऑन द अदर साइड, और बिटवीन मोर स्टेट्स कम्स अंडर, जो मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेट या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके पास कोई डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आएगा सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 132 टू 136 डील विद द अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो जो है सुओ मोटो देख लेंगे क्या चीज़ है। एक होता है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोई अपील करेगा तब उस चीज़ को वो जो है अपने संज्ञान में लेंगे। तो आर्टिकल 132 टू 136 डील विद द अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट अंडर its extraordinary powers confers by Article 36 can interfere to quash the decision of the Quasi Judicial Tribunal when the tribunal has either exceeded its jurisdiction or has approached the question referred in the manner which is likely to result in injustice। मतलब क्या है कि आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि कोई भी डिसीजन वो क्वैश कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है या कॉस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, अगर वो डिसीजन जो है ऐसा है कि वो मतलब कोई अच्छा जस्टिस नहीं किया, वो इनजस्टिस वाली कोई बात आ रही है, या फिर अपने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मीन्स का यूज़ करके उन्होंने उस जस्टिस को डिलीवर किया है, तो उसको क्वैश किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आर्टिकल 136 कहता है। नेक्स्ट हमारा है 137। 137 provides that Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or order made by itself, ठीक है। तो क्या है आर्टिकल 137, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कोई जजमेंट दिया हो, वो अपने जजमेंट को क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 137 के अंडर। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। जो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ पे। द लास्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा कि लास्ट अथॉरिटी कौन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, तो ये कौन है, ये हमारा है सुप्रीम कोर्ट। इट इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट में सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन विच ही थिंक्स it is expedient to obtain such an opinion or any dispute arising
अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, ठीक है, इंगेजमेंट और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। बहुत लंबा सा लाइन है, आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है कि आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रिटी हुई है, कोई एग्रीमेंट है, कोई डिस्प्यूट रहा हो, ठीक है ना, कोई इंगेजमेंट ऐसा रहा हो, उसके बारे में ये जो है सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हमारा है इन फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और रिफ्यूज टू आंसर, बट इन द सेकेंड केस, पहला केस क्या था, पहले केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, सेकेंड, पहले केस में था कि कोई भी मतलब अगर उनको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अभी करंट टाइम तक कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ है, तो उसमें मे भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है अगर वो ना चाहे तो वो ऐसा कोई बाइंड नहीं है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को अपना सलाह दे। लेकिन दूसरे केस में यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रिटी, कोई कन्वेंशन, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर क्या है, बाउंडेशन है कि वो अपना ओपिनियन देगा ही देगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट कैन सेंड एनी केस टू एनी कोर्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो किसी भी कोर्ट को, कोई भी केस को किसी भी कंट्री के किसी भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है। द सोर्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब देखिए आपको पता हुआ केस 1 एंड भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, ये क्या है, ये जुडिशियल एक इंटरप्रिटेशन था। आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulates that the decision of the Supreme Court would be bounded upon other courts of India, ठीक है। अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी केस पे, तो वो जो है वो सारे कोर्ट्स को, अदर जो हमारे इंडिया में कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। इन द केस 1 एंड भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ऑलरेडी देख लिया 1973, याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर केस 1 एंड भारती केस। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है पहली बार कब इनॉग्रेट किया गया था इंडिया में, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, तो ये है 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 28 जनवरी 1950। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, तो ये अभी कितनी है, 33 है, ये बहुत पुराना डाटा है तो इसलिए इसमें कोई सही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम, क्या है ये, हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is its composition and jurisdiction has been laid down in article 124 to 147, ठीक है, ये कहाँ पे, इट्स composition and jurisdiction has been laid down in article 124 to 147 of the Indian Constitution, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इनिशियली ड्यूरिंग द 1950s, ठीक है, कब, 1950s के टाइम पे द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस, क्या है, इनिशियली जो है एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस हुआ करते थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 7 जजेस हुआ करते थे। इन 1956 द नंबर रोज टू 11, ठीक है, 1956 में जो हमारा नंबर था वो 11 हुआ, ठीक है। पहले कितना था स्टार्टिंग में, एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस, फिर 11 हो गया, यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 7 जो है 11 जजेस। इट कीप राइजिंग टू 14, फिर 18 हुआ, फिर 26 हुआ, फिर 31 हुआ, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इन 1960, 1987, 1978, 1986 और 2008 में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इट इज़ नोटवर्दी दैट द सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2009, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2009, इसमें क्या है, हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 31, यानी कि 30+1, यानी कि हमारे जो है 30 जजेस और जो एक चीफ CJI, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 30 से 31 से कितना कर दिया गया, 34, 31 से 34 कर दिया गया, 33+1। Currently there are total 34 judges in the Supreme Court including Chief Justice of India। इसमें कंफ्यूजन होती, लोग कहेंगे कि 34 जजेस होते हैं, ठीक है, पूछ लिया एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग CJI, तो याद रखिएगा एक्सक्लूड कर देंगे तो 33 हो जाएंगे, इंक्लूड कर देंगे तो 34 हो जाएंगे।
द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड कितना एंड 33 जजेस, ठीक है। तो ये भी इसमें जो है दिया नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल 124, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, किसमें, आर्टिकल 124 के अंडर हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ जजेस इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 124। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे जजेस का नंबर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। इन द अर्ली ईयर्स ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट sat together to hear the case presented before them, ठीक है। सारे लोग एक साथ बैठते थे और जो केस उनके पास आता था उसको जो है उसकी हियरिंग करते थे। एज द वर्क ऑफ द कोर्ट इंक्रीज एंड जो हमारा जो बर्डन है, केसेस का बर्डन है, वो जब जैसे से इंक्रीज होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है उनका नंबर, जो जजेस का नंबर है वो 8 से लेके इन 1950 में 8 था, उसके बाद इंक्रीज किया गया 11 1956 में, फिर 14 हुआ 1960 में, फिर 18 हो गया 1978 में, और फिर 26 हो गया 1986 में, ठीक है। By the Supreme Court number of judges amendment act 2009 the number of judges increased from 26 to 31 including chief justice। अब जो है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें कि जजेस का जो नंबर है वो 31 से 34 इंक्रीज कर दिया गया है, 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये 2019 का जो नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा किया गया। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन से एक्ट के द्वारा किया गया। तो ये नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है के द्वारा ही इसको बढ़ाया गया है। अब देखिए करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो कितना है, 34 है, जो उसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट in February 2008 the government should increase the strength of the judges of the Supreme Court, ठीक है। गवर्नमेंट should increase the number of judges of Supreme Court under this Supreme Court under this decision apart from the Chief Justice of India the Supreme Court would have, ठीक है। तो ये 2008 की बात कर रहे हैं। तो 2008 में कितने होंगे, ये 30, देखिए इसमें क्या अंडर अपार्ट फ्रॉम द, ये तो ये 30 हो जाएंगे। तो ये 30 तब आंसर सही था, अभी जो है अभी के लिए नहीं, अभी के लिए 33 हो जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका बाय, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ था। तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 and it succeeded the Federal Court of India established under the Government of India Act 1935, ठीक है। A judge of Supreme Court may resign his office by writing to, किसको राइट करेंगे, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को जो है लिखित दे देंगे और जो है वो रिजिग्नेशन अपना दे देंगे, ठीक है। तो ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, कैसे रिमूव होंगे। तो देखिए बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रिकमेंड कर देगी तो वो हो जाएंगे। और रिकमेंडेशन इतनी ईजी नहीं होती है, रिकमेंडेशन मतलब आपको स्पेशल मेजोरिटी में उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसी सेशन में आपको प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट तब जो है उसको जो है कंसेंट मिलने के बाद जो है हमारे जो चीफ जस्टिस, जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, वो जो है रिमूव हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(4) अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed after an address in each house of the parliament supported by a majority of total membership of that house and by a majority not less than 2/3 of the members present and voting, ठीक है। मतलब क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका प्रेजेंट और वोटिंग, स्पेशल मेजॉरिटी और ये सब हमने कवर किया था कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और 2/3 जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए इसमें, ठीक है। और इसको प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे सेम सेशन में फॉर सच रिमूवल ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। दो जो है ग्राउंड होते हैं, क्या होता है, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, यानी कि कोई मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी, ठीक है, इसी के बेस पे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट who has a judge of the Supreme Court, the person who has a judge of Supreme Court is debarred from the practicing in any court of law or before any other authority in India, ठीक है। नोट क्या है, इम्पीचमेंट वर्ड इज यूज्ड ओनली टू रिमूव द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के केस में ही हम इम्पीचमेंट का रिमूवल अगर होगा
प्रेसिडेंट का, तो हम क्या बोलेंगे, रिमूवल नहीं बोलते, वहाँ पे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। द टर्म इम्पीचमेंट इज नॉट यूज टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। द वर्ड रिमूव हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव देम। तो एक बात बहुत क्लियरली दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तब हम इम्पीचमेंट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम जो है रिमूव का यूज़ करेंगे अगर हमारे जजेस हैं उनका रिमूवल होना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर। ठीक है, तो जज हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैसे, एंड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए इम्पीचमेंट तो होता नहीं, रिमूवल होता है। ठीक है, और इंक्वायरी बाय सीबीआई, तो देखिए ये जो है हमारा हो जाएगा डी ही हो जाएगा, लेकिन इम्पीचमेंट जो है यहाँ पे एन इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, रिमूवल जो है अगर इम्पीचमेंट ये पास हो जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट पास हो जाता है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ था कि द वर्ड रिमूव हैज बीन यूज्ड टू रिमूव देम। ठीक है, किसको, हमारे जजेस को, और इम्पीचमेंट सिर्फ जो है प्रेसिडेंट के केस में है, लेकिन यहाँ पे इम्पीचमेंट लिखा हुआ तो हम डी ही मानेंगे क्योंकि और ऑप्शन जो हमारे वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, अ मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, तो मोशन जो है इम्पीचमेंट का, वो हमारे जो आपके वो होते हैं हमारे स्पीकर्स होते हैं लोकसभा में, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, तो ये एक है आपके पास, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका जो है जो हमारे जो स्पीकर होते हैं उनका जो कंसेंट है वो मैटर करता है, वो कैंसिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines and gives details of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India। ठीक है, तो हमारा जो इसमें बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उन्होंने बताया है कि इनकैपेसिटी और प्रूव मिसबिहेवियर क्या है उसको डिफाइन किया है, लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारा ए भी गलत हो जा रहा है, 1 और 2 दोनों गलत हो जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट का डिटेल जो हमारा डिटेल्स है, जो प्रोसेस है पूरा, वो कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, थर्ड हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन to be backed by each house of the parliament and supported by the majority of total membership of that house by not less than 2/3। इसी को स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। स्पेशल को इलेबोरेट कर दिया है, तो क्या है कि दोनों हाउसेस का जो है सपोर्ट होना चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाउसेस से जो जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है 2/3 से कम नहीं होने चाहिए, तो ये जो हमारा ये भी सही है, यानी कि 2 and 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 2 और 3 में, सी हो जाएगा, सी एन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द मोशन टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो हमारे जो स्पीकर हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा इम्पीचमेंट का अगर मोशन मूव किया गया है, पहले ऑप्शन में यही था कि नहीं कर सकते हैं, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग वो जो है क्या कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन, स्पीकर। The details of the process of removal of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बल्कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 124 फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट passed after an address by each house of the parliament supported by a majority of total members of that house एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। दो चीज़ें क्या, टोटल नंबर ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और जो है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, दो कंडीशन है। और ये अगर है तो इन्होंने अगर जो है प्रेसिडेंट को ये जो है भेज दिया है, तो प्रेसिडेंट के असिन के बाद उनके जो है ऑर्डर के बाद ही जो है उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, और दो ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी आपको पता ही है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट इट डज नॉट डिफाइन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द इनकैपेसिटी। ठीक है, तो जो हमारा जो ग्राउंड है वो तो बताया गया है कि दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, लेकिन ये क्या है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज। ठीक है, रिटायरमेंट का एज क्या हमने देखा था 65 ईयर्स है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सारे जो है हमारे जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, आप ये देखेंगे इसमें जो है इनका रिटायरमेंट और इनका जो है ये एज दिया हुआ है कि अगर अपॉइंटमेंट का भी कोई एज दिया हुआ है ऐसा,
तो ऐसा कोई एज नहीं है, बट रिटायरमेंट का एज है, ठीक है, क्या है उनका टेन्योर, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स, वाइल द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। 65 ईयर्स किसके लिए है? एससी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है। और जो हमारा 62 ईयर्स है वो किसके लिए है? हाई कोर्ट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है the age of the judges of the Supreme Court of India shall be determined by such authority. ओके, स्पीकर तो यहीं रह गया, पता नहीं आप लोग को आवाज आ रही होगी नहीं हो रही है, जस्ट सेकंड प्लीज, शायद अब क्लियर आ रही होगी, ठीक है। द एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट मे बाय लॉज प्रोवाइड इंसर्टेड बाय, ठीक है। तो ये जो है किसमें है? ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है ये, ठीक है। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है कि जो एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट मे बाय द लॉज प्रोवाइडेड। तो ये हमारा 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये इंसर्ट किया गया है। द 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 says that the age of the judges of the Supreme Court of India shall be determined by such authority in such manner as Parliament may by law provide, ठीक है। जो अथॉरिटी है वो जो है डिसाइड करेगी एज के बाद, वो पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी जिसको वही करेगा। और 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 क्या कहती है? वॉज इनफॉर्मली रिफर्ड एज द एंटी सक्सेशन बिल। It was designed to prevent the local political leaders in different regions within India from using the electoral process to peacefully propagate the succession of the union. 17th सब में दिया हुआ 17 क्या? 17 Constitutional Amendment Act 1964 deals with the amendment of Article 31A। फिर 18 Constitutional Amendment Act 1966 अमेंडमेंट क्या दिया है? जो हमारा इसमें है amended Article 3 of the Constitution in order to clarify the state in clause A to E of the article, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सैलरीज की बात करें तो ये कौन डिटरमाइन करता है? तो सैलरीज की अगर बात करें तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सैलरीज में? ये लिखा हुआ है कि हमारी पे कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। लॉ कमीशन, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो सैलरीज को डिफाइन करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी पेड टू द salary be paid to the judges of the Supreme Court. Such salaries may be determined the Parliament by law until provisions in that behalf is made. Such salaries are specified in the second schedule, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्या प्रोविजन है कि उनकी ऑटोनॉमी को जो है हम क्या कर सकते हैं? सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो क्या है ये? देखिए फर्स्ट हमारा है वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी ऑटोनॉमी को जो है, ऑटोनॉमी को जो है सेव करने के लिए क्या है ये? जब भी प्रेसिडेंट जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। तो ये तो हमने देखा था कि रिमूवल तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। एक हेक्टिक प्रोसेस होता है एक्सक्यूज मी। तो ये रिमूवल कौन करेगा? पार्लियामेंट जब जो है पूरा स्पेशल मेजोरिटी से उसी सेशन में प्रेसिडेंट को सबमिट कर देगी तो प्रेसिडेंट रिमूवल करते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, ठीक है। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जहाँ से जो भी चीज़ें सैलरीज या कुछ भी ड्रॉ किया जाता है तो उसमें वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। तो ये जो है एक तरीके की ऑटोनॉमी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ एक बार देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो स्टाफ और सुप्रीम कोर्ट के, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा हमारा, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 तो एक ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं उसको। देखिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कौन है गार्जियन? सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच मस्ट बी सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया। अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और क्या है? सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो 1 और 3 सही हो जाएगा।
अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के हाथ में जो हमारे और सर्वेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, उनका जो है होल्ड होता है, ना कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट परमिटेड टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस बिफोर। जो हमारे पास जजेस जो हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, हाई कोर्ट नहीं है, देखिए हाई कोर्ट में भी चेंज हो जाएगा ये चीज़। आफ्टर रिटायरमेंट परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, हाई कोर्ट ओनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट और नन ऑफ द कोर्ट्स। तो यही हमारा डी है, नन ऑफ द कोर्ट्स, मतलब कहीं भी वो प्रैक्टिस फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(7) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन who has held office as the judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India. While Article 220 of the Constitution provisions that no person who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and other हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं नहीं करेंगे, हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं वो कौन अपॉइंट करेगा, तो जो चीफ जस्टिस को यही अपॉइंट करता है चेयरमैन, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव जो चीफ जस्टिस होंगे उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए इसको एक बार। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 126, क्या है आर्टिकल 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हमारे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और ये जो है कब होगा, जब चीफ जस्टिस जो है उनके सीट वैकेंट है या फिर वो अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, अनेबल हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो अभी हमने जस्ट देखा कि ये हमारे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे, लेकिन फिर से देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये गलत हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा प्रेसिडेंट ही है सीधे। प्रेसिडेंट विद, देखिए यहाँ पे भी है प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती है वो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए 21st क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।